दोस्तों नमस्कार। निशाने पर अमेरिका भी है, निशाने पर यूरोपीय यूनियन भी है, निशाने पर नाटो भी है और निशाने पर रूस यूक्रेन युद्ध भी है। यह बिल्कुल भारत के विदेश नीति की नई परिस्थितियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के ये नए आयाम हैं। भारत अब सॉफ्ट स्टेट के तौर पर विश्व मंच के सामने खुद को रखने को तैयार नहीं है, खासतौर से तब जब नई विश्व व्यवस्था में हर विकसित देश अपनी पहचान और अपने लाभ को टटोल रहा है। तो क्या वाकई पहली बार यानी आजादी के बाद पहली बार कोई विदेश मंत्री विश्व मंच पर जिस ठसक के साथ जवाब दे रहा है, ऐसे में भारत की पहचान अंतर्राष्ट्रीय मंचों के जरिए विश्व में अब बदलने लगी है? या फिर भारत की जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों के सामने ना तो यूरोप कुछ दे पा रहा है और ना ही नाटो कोई मदद कर पाएगा। चीन के साथ असहज स्थिति में भी कोई मदद देने को तैयार नहीं हुआ। जब टेररिज्म से भारत मुकाबला कर रहा था, तब भी यूनाइटेड नेशन में कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। तो क्या भारत एक नई परिस्थितियों के आश्रय दुनिया के मंच पर अपने आप को किसी ताकतवर देश के तौर पर रखने को तैयार हो चला है? हर कोई जानता है कि यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध उतने मजबूत नहीं हैं जितने अमेरिका के साथ हैं, जितने चीन के साथ हैं, जितने सऊदी अरब के साथ हैं, जितना यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ है। यूरोप के देशों के साथ वैसे संबंध नहीं है। और क्या वाकई जिन जिन मुद्दों के आश्रय यूरोप, नाटो या फिर अमेरिका अपने तौर पर यह मानकर चलता रहा कि भारत उसके साथ खड़ा हो जाएगा, पहली बार भारत ने खुले तौर पर अपनी जरूरतें, अपनी सांस्कृतिक पहचान और अपने देश की मुख्य स्थितियों को सामने रखकर विदेश नीति की एक नई लकीर खींच दी है। विदेश मंत्री जयशंकर, अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटिए तो विदेश मंत्री के साथ इस देश के प्रधानमंत्री पद को भी हमेशा जोड़ा गया है, एक लंबी फेरिस्त रही है। तो क्या मौजूदा वक्त में जयशंकर जिस रूप में दुनिया के सामने अलग अलग मुद्दों पर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद वो सबसे ताकतवर शख्सियत के तौर पर भी उभर कर आए हैं। पहले उनकी बात सुनिए, जो उन्होंने अलग अलग मंचों पर अलग अलग सवालों के जवाब में जिस अंदाज में दी, उस अंदाज को देखिए। Just so that I round off that point, tell you that we also have views on other people's human rights situation, including that of the United States. So we take up human rights issues when they arise in this country, especially when they pertain to our community. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. Europe says, look, we have to manage it in a way in which its impact on my economy is not traumatic. That freedom or that choice should exist for other people as well. Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours, if it is me, it's ours. जी, भारत के विदेश मंत्री का यह अंदाज शायद यह बताने के लिए काफी है कि भारत में प्रधानमंत्री के बाद एक अहम विभाग विदेश मंत्रालय होता है और विदेश मंत्री की पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, पीवी नरसिम्हा राव हो, आई.के. गुजराल हो, अगर ध्यान दीजिए तो इस पूरी फहरिस्त में चंद्रशेखर ही क्यों ना हो, इन सभी ने विदेश मंत्रालय अपने पास कुछ दिनों के लिए जरूर रखा और कईयों ने तो बड़े लंबे वक्त तक रखा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय छवि देश के नेता के जरिए बननी चाहिए, इस बात का जिक्र बार बार होते रहा है। लेकिन मौजूदा वक्त में याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो सुषमा स्वराज पहले विदेश मंत्री इस
मोदी कार्यकाल में बनी और उसके बाद 2019 में एस जयशंकर, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनको राजनीति में लाया गया, उनको विदेश मंत्री बनाया गया। और मौजूदा वक्त में चाहे रूस यूक्रेन युद्ध का सवाल हो, चाहे नाटो के साथ खड़े होने का जिक्र हो, चाहे अमेरिका के साथ व्यापार को चीन की तुलना में बढ़ाने की बात हो, चाहे इन सब के साथ यूरोपीय यूनियन और यूरो करेंसी को लेकर बहुत सारे सवाल विश्व मंच पर भारत के संदर्भ में उठ रहे हों, चाहे रूस के साथ तेल के सौदों का जिक्र हो, चाहे दुनिया भर में खाद्यान्न संकट का जिक्र हो, चाहे यूरोपीय बाजार में महंगे होते हुए खाद्यान्न के मद्देनजर भारत की महत्वपूर्ण स्थितियां हों, या फिर रूस के साथ सामरिक समझौतों का जिक्र हो, तमाम परिस्थितियों के भीतर भारत केंद्र में है। और नई विश्व व्यवस्था में जब यह मानकर हर कोई चल रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया इस दौर में ग्राउंड जीरो होगा, तो भारत को कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन भारत शायद गुट निरपेक्ष आंदोलन से भी कई कदम आगे निकल चुका है, क्योंकि नेहरू के दौर में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में भी इस तर्ज पर विदेश मंत्री जवाब देने की स्थिति में कभी नहीं आए। और शायद यही वो परिस्थितियां हैं जिसमें एक वक्त नटवर सिंह से यह सवाल किया गया था कि क्या पाकिस्तान भारत के लिए नंबर 1 दुश्मन के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने चीन का जिक्र किया था। जॉर्ज फर्नांडिस ने भी अपने तौर पर चीन का जिक्र किया। मुलायम सिंह यादव ने भी नेता के तौर पर, डिफेंस मंत्री के तौर पर चीन का ही जिक्र किया। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के भीतर मौजूदा वक्त की भारत की विदेश नीति और कूटनीति कई मायनों में आजादी के बाद के तमाम परिस्थितियों से बिल्कुल अलग है। भारत के संबंध चीन के साथ बिल्कुल असहज हैं, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चीनी माल का भारत आना पिछले बरस की तुलना में तकरीबन $30 बिलियन ज्यादा बढ़ चुका है। यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें भारत हर हाल में इस बार अपनी जरूरतों को बीच में रखता है। हमें लगता है कि दस्तावेजों को आज पलटने की जरूरत है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार यह सवाल उठते चले जा रहे हैं कि जैसे ही सवाल अंतर्राष्ट्रीय मंच पे यह कहा गया कि भारत जब रूस से तेल लेता है तो इसका मतलब है कि भारत रूस को पैसा देकर उसको युद्ध में मदद करता है। और उस वक्त भारत के विदेश मंत्री जयशंकर का जवाब था, तब तो यह कहा जाना चाहिए कि यूरोप जितनी बड़ी तादाद में रूस से गैस लेता है और तेल की तुलना कर रहे हैं, भारत तो जितना तेल पूरे बरस भर में लेता है उतना पूरा का पूरा यूरोप एक दिन में तेल ले लेता है, तो क्या वह भी रूस को मदद कर रहा है पैसों के जरिए। दूसरा सवाल उसी वक्त उठा था गेहूं के निर्यात को जब भारत ने प्रतिबंध लगाया, अमेरिका ने विरोध किया, चीन ने भारत का साथ दिया। यानी देखिए अंतर्राष्ट्रीय मंच के ध्रुवीकरण नई परिस्थितियों में बिल्कुल नए तारतम्य के साथ बन रहे हैं। और उस वक्त भारत ने सवाल खड़ा किया था, तब आपने ईरान के तेल को विश्व बाजार में क्यों नहीं आने दिया। यूरोप ने रोका, अमेरिका ने रोका। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान को लेकर भारत, अमेरिका और यूरोप को कभी कटघरे में इस तरीके से नहीं खड़ा कर पाया। वेनेजुएला का सवाल भी आया और तब भी कहा गया भारत की तरफ से, आपने उसको बाजार में क्यों नहीं घुसने दिया। और इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि जब हमारे पास जितने भी तेल के स्रोत थे, जब उसको पूरी तरीके से निचोड़ लिया गया, तो उसके बाद अमेरिका और यूरोप कहते हैं आइए आप हमसे डील कीजिए, क्योंकि हम बेहतर स्थिति में आपके साथ संबंध बनाएंगे और व्यापारिक परिस्थितियों को जोड़ेंगे। तो क्या दुनिया बदल रही है और इस बदलती हुई दुनिया के भीतर में भारत एक ऐसी परिस्थिति में आकर खड़ा हो गया है जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं और उन्होंने विदेश मंत्री को एक लिहाज से खुली छूट दी है कि भारत की अपनी प्राथमिकताएं पहले होंगी और यही भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भी होगी और विदेश नीति भी होगी। इससे पहले इस परिस्थिति में भारत कभी खड़ा नहीं हुआ था। यह शायद एक भारत के लिए स्वर्णिम स्थिति है जहां भारत दुनिया के सामने अपने स्थितियों को बता रहा है कि हमारी जरूरतें क्या हैं। भारत चीन की बुरी स्थिति को बार बार जिक्र अमेरिका भी करता है और यूरोप भी करता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर यूक्रेन और रूस युद्ध ना हुआ होता तो क्या यूरोप, भारत और चीन के बीच में जो युद्ध की परिस्थितियां बनती है, लद्दाख में बनती है, डोकलाम में बनी, इन सारी परिस्थितियों में इससे पहले उसने कुछ कहा। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन तक ने खामोशी बरती, अमेरिका तक ने खामोशी बरती।
और यूक्रेन युद्ध से तो बहुत पहले चीन के साथ भारत के संबंध बिगड़ चुके थे, तब यूरोप कुछ क्यों नहीं कहता है। और शायद इसीलिए उस जवाब को भारत की तरफ के से विदेश मंत्री ने दिया, जिस जवाब की कल्पना शायद दुनिया ने नहीं की होगी, जब उन्होंने कहा कि यूरोप ये सोचता है उसका संकट दुनिया का संकट और दुनिया का संकट उसका संकट नहीं। इस मनस्थिति को आपको बदलना होगा। सामान्य तौर पर भारत की एक लंबी फहरिस्त रही है, जिसमें यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, प्रणब मुखर्जी, नटवर सिंह, सलमान खुर्शीद, सुषमा स्वराज, चंद्रशेखर, आई.के. गुजराल, पी.वी. नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सारे लोगों को देखिएगा जब ये विदेश मंत्री के तौर पर थे, इस अंदाज में इससे पहले कभी किसी ने नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि मुश्किल नहीं आई थी, मुश्किल आई थी, लेकिन फिर भी नहीं कहा गया। तो इसके मतलब क्या है मौजूदा वक्त में, यह पहला सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि जिस आधार पे भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश अमेरिका ने यह कहकर की कि हम रशिया पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और प्रतिबंध लगाने में आप हमारा साथ दीजिए, और उसका एक अंदेशा भर दिया कि आने वाले वक्त में अन्यथा आपको भुगतना पड़ेगा। और जब वहां के विदेश मंत्री ने यह कहा कि भारत में जो कुछ हो रहा है हमारी उस पर पैनी नजर है, कोई कल्पना कर सकता है भारत के विदेश मंत्री जवाब के तौर पर कहेंगे जो अमेरिका में हो रहा है उस पर भी हमारी पैनी नजर है। यह अंदाज बिल्कुल नए तरीके का है। तो क्या बदलती हुई विश्व व्यवस्था में 3-4 ध्रुव जो नए बनकर खड़े हुए हैं उसमें भारत एक बड़े प्रतिबिंब के तौर पर और अगुवा करता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि चीन की अपनी स्थिति बाजार युद्ध के साथ टिकी हुई है, रशिया की अपनी स्थिति सामरिक युद्ध के साथ टिकी हुई है, अमेरिका की अपनी स्थिति सामरिक और व्यापार दोनों से जुड़ी हुई है, क्योंकि वह नाटो की अगुवाई करता है और पूरा यूरोप नाटो में साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ चीन से भी वो लगातार दो हाथ कर रहा है। तब ऐसे में अगला सवाल है कि भारत जब अपनी जरूरतों को समझ रहा है, तो ऐसे में जब विदेश मंत्री अमेरिका के एंटी ब्लिंकन ने कहा कुछ हालिया घटनाओं पर अमेरिका की नज़र है जो भारत में हो रहा है, और भारत के कुछ राज्यों, पुलिस, जेल के अधिकारियों द्वारा मानवाधिकारों की हनन में वृद्धि हुई है। ध्यान दीजिए, अमेरिका इन सवालों को दुनिया के किसी भी विकासशील देश या गरीब देश को लेकर जब कमेंट कहता है, उस देश की बोलती बंद हो जाती है। लेकिन जवाब जयशंकर ने दिया, भारत के विदेश मंत्री ने यह कहकर दिया कि भारत भी अमेरिका में मानवाधिकारों के हालात पर नजर रखे हुए हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने एक नई लकीर खींची कि भारत के बारे में एक तरफ से अंतर्राष्ट्रीय एक लॉबी है जो वोट बैंक से इतर इन मुद्दों को आगे लेकर बार बार आना चाहती है। तो क्या वाकई भारत एक नई परिस्थिति में खुद को नई विश्व व्यवस्था में ना सिर्फ खड़ा कर रहा है, बल्कि उसकी अपने अंतर्राष्ट्रीय सौदेबाजी की ताकत भी इस दौर में ना सिर्फ बढ़ी है, बल्कि वो कह भी रहा है कि हमारी जो जरूरतें हैं हम अपनी जरूरतों के साथ पहले खड़ा होंगे और हमें पता है कोई हमारी मदद नहीं करेगा। यह लकीर इससे पहले किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष ने अपने तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच से नहीं कहा था। जिक्र होता था कि अमेरिका मदद पाकिस्तान की कर देता है, जिक्र होता था रशिया का झुकाव चाइना की तरफ हो जाता है, जिक्र होता था चाइना पाकिस्तान के टेररिस्टों की मदद कर देता है, जिक्र होता था यूनाइटेड नेशन विकसित देशों या वीटो देशों के हाथ का खिलौना बना हुआ है। लेकिन भारत अपनी जरूरतों को अपनी विदेश नीति का बड़ा हिस्सा मानता है और वही महत्वपूर्ण है, इससे पहले कभी जिक्र हुआ नहीं था। तो इस बदलती हुई परिस्थिति में 3-4 बातें खुले तौर पर समझने की जरूरत है, क्योंकि जिक्र जब यूक्रेन युद्ध का भी हुआ तो भारत की पार्लियामेंट के भीतर विदेश मंत्री यह कहने से नहीं चूके कि यूक्रेन के बूचा शहर में जो नरसंहार की खबर आ रही है वह खून बहाकर और मासूमों को मारकर किसी समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता है। निशाने पर रूस था, वही रूस जो भारत को 30% सस्ते में तेल बेचने को तैयार, और खुला ऑफर उसने दिया कि भारत जो चाहे जिस रूप में चाहे भारत के साथ वो व्यापारिक समझौता करने को तैयार है। रूस वहां से भारत के साथ समझौता करना चाहता है, अमेरिका रूस की एवज में भारत के साथ समझौता करना चाहता है। गेहूं को लेकर जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की आलोचना होती है कि उसने प्रतिबंध क्यों लगाया, तो चीन बोल पड़ता है भारत ठीक कर रहा है।
इस मैसेज को पकड़ने और समझने की कोशिश बहुत जरूरी है। क्या यह भारत की भौगोलिक परिस्थितियों ने भारत को इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था के बहस के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है, या मोदी इस बात को समझ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को साधने से पहले अपनी राजनीतिक सत्ता के मद्देनजर भारत की जरूरतों को सबसे आगे रखना होगा, क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आर्थिक स्थिति के मद्देनजर बहुत कमजोर है। यह सबको पता है। भारत जितनी बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट करता है, उससे ज्यादा माल उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, और इसमें सबसे बेहतरीन उदाहरण चीन है। चीन के साथ अगर चीजों को जोड़ना शुरू कीजिए और यह समझिए अमेरिका और भारत के बीच में इस दौर में व्यापारिक संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, जो चीन से कहीं ज्यादा हो गए हैं। चीन के साथ 115 बिलियन डॉलर जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में पूरा आदान प्रदान हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, लेकिन अमेरिका के साथ 119 बिलियन डॉलर, जो 4 बिलियन डॉलर चीन के साथ जो व्यापारिक संबंध है उसमें ज्यादा है। लेकिन इसके साथ यह भी समझिए कि चीन का माल ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ इस दौर में भारत आ रहा है, जब भारत की सामरिक परिस्थितियों से चीन के साथ टकराव है। पिछले साल तक चीन जो माल भारत में भेज रहा था वो 65 बिलियन डॉलर था, 65 बिलियन डॉलर, जो इस बरस यानी 2021-22 में बढ़कर 94 बिलियन डॉलर हो गया। यानी सीधे समझिए तो एक झटके में 30 बिलियन डॉलर बढ़ गया। लेकिन एक्सपोर्ट नहीं के बराबर बढ़ा। भारत जो चीन माल भेजता है उसमें 1 बिलियन डॉलर का भी इजाफा नहीं हो पाया, 0.07% यह इजाफा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ इस रूस यूक्रेन युद्ध के बाद और चीन और अमेरिका टकराव के बाद अमेरिका भारत के साथ किस तरह करीब आया, यह इससे समझ लीजिए कि इससे पहले भारत जो एक्सपोर्ट करता था वो 51 बिलियन डॉलर अमेरिका में एक्सपोर्ट करता था, वह एक झटके में एक बरस के भीतर 76 बिलियन डॉलर हो गया। यानी लगभग 25 बिलियन डॉलर एक मुश्त बढ़ गया एक बरस के भीतर में। और जो इंपोर्ट हो रहा है वह भी इंपोर्ट जरूर बढ़ा है। अमेरिका से भारत में माल आने में बढ़ोतरी हुई है। 2020-21 में 29 बिलियन डॉलर था और 2021-22 में 43 बिलियन डॉलर हो गया। लेकिन उन सब के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देखिएगा तो जो यूरोप को खरी खोटी भारत के विदेश मंत्री ने सुनाई, तो उसके पीछे आर्थिक परिस्थितियां भी हैं। आर्थिक परिस्थितियों के साथ साथ दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन हो रहे हैं वह भी उसकी दृष्टि में है। क्योंकि जब फ्रांस ने बीते 24 घंटे पहले इस बात का जिक्र किया कि दरअसल रशिया को आप इतना खारिज मत कर दीजिए या इतना हाशिए पर मत ढकेल दीजिए या उसको इतना दरकिनार मत कर दीजिए कि फिर समाधान के रास्ते ना निकले, यूक्रेन इससे गुस्से में आ गया। लेकिन जरा फ्रांस के दर्द को भी तो समझिए। फ्रांस सौदा कर रहा था परमाणु पनडुब्बी का ऑस्ट्रेलिया के साथ, और अमेरिका ने एक झटके में अवाक्स एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, अवाक्स करके बनाया, और उसके बाद यूके ने परमाणु पनडुब्बी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑस्ट्रेलिया को दे दी। एक बड़ा आर्थिक घाटा फ्रांस को हुआ, तो फ्रांस को बोलना पड़ा। वो रशिया के साथ खड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में आप रशिया को इस तरीके से दरकिनार मत कीजिए कि आने वाले वक्त में किसी समझौते तक हम पहुंच ही नहीं पाए। यह दृष्टि इससे पहले क्यों नहीं थी? दूसरी बात, भारत अपनी व्यापारिक दृष्टि में आज की तारीख में नंबर 1 पर अमेरिका के साथ बिजनेस कर रहा है, नंबर 2 पर चाइना के साथ कर रहा है। लेकिन चाइना का माल सबसे ज्यादा भारत में आ रहा है, जो एक हिस्टोरिक मामला अपने आप में है। 94 बिलियन डॉलर का माल भारत में 2021-22 में आया, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप मल्टीलेटरल व्यापार सिस्टम को देखें तो तीसरे नंबर पर यूनाइटेड अरब अमीरात में है, जो यूरोप का हिस्सा नहीं है, 72 बिलियन डॉलर। सऊदी अरब उसके बाद आता है, जो यूरोप का हिस्सा नहीं है, 43 बिलियन डॉलर। उसके बाद इराक आता है, 34 बिलियन डॉलर। उसके बाद सिंगापुर आता है, 30 बिलियन डॉलर। तो यूरोप के देशों से हटकर भारत के संबंध जो बन रहे हैं, जो रिश्ते हैं, वो व्यापार के और कूटनीति के, भारत की प्राथमिकता और जरूरतें वही हैं। तो क्या भारत अपनी जरूरतों को इस बार विदेश नीति से जोड़कर अपनी मजबूरी को कहीं ना कहीं उस कूटनीति के आश्रय दुनिया के सामने रखना चाहता है कि आपने अभी तक जो भी हमारे साथ समझौता किया उसमें आपने अपना हित देखा? क्या यह सही है?
अब इसके बाद की एक आखिरी परिस्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन और रूस दोनों नाटो के खिलाफ हैं। भारत चीन से दो दो हाथ कर रहा है, रूस के साथ समझौता सामरिक किए हुए है, लेकिन नाटो के साथ खड़ा हुआ नहीं है। लेकिन व्यापारिक स्थितियों के मद्देनजर चीन नाटो सरीखा भारत को मानता है, खास तौर से जब इससे पहले बाइडेन से पहले जब राष्ट्रपति के साथ नरेंद्र मोदी के जो संबंध थे, उस दौर के जो संबंधों को देखिए तो ये बार बार जिक्र किया जाता था कि भारत एक लिहाज से नाटो के सदस्य के से भी कहीं निकटता अमेरिका के साथ आकर खड़ा हो गया है। लेकिन मौजूदा वक्त में जब दुनिया के सामने अलग अलग संकट उभर कर आ रहे हैं, जो आर्थिक मसलों के से जुड़े हैं और जो दुनिया के बाजार में हथियार बेचने से भी जुड़े हैं, उसमें 3 सवाल अंतर्राष्ट्रीय मंचों को लेकर है। खास तौर से जैसे प्रशांत महासागर में अमेरिका जो चीन को रोकना चाहता है, भारत अमेरिका के साथ खड़ा है, वह भी चीन को रोकना चाहता है। व्यापार की दृष्टि से अमेरिका जो चीन को रोकना चाहता है, भारत अमेरिका से व्यापार बढ़ा रहा है, लेकिन चीन के साथ व्यापार कम नहीं कर रहा है। भारत अमेरिका प्रतिबंधों के आश्रय जो रशिया को रोकना चाहता है, भारत उस प्रतिबंधों की कतार में शामिल नहीं और उसके रशिया के साथ संबंध पहले जैसे प्रगाढ़। ईरान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत सवाल भी खड़ा कर रहा है और अफगानिस्तान के साथ भी भारत की निकटता अब धीरे धीरे बन रही है। अफगानिस्तान कह रहा है कि हमारे सैनिकों को आप ट्रेनिंग तक दीजिए, बात यहाँ तक आई है क्योंकि एक झटके में अमेरिका अपने लाभ को देखते हुए अफगानिस्तान से भी निकल गया, जबकि भारत ने वहाँ बड़ी तादाद में पूंजी इन्वेस्ट की हुई थी और भारत से कोई सलाह मशविरा तक नहीं हुआ। यानी दुनिया की नई विश्व व्यवस्था में हर देश अपनी जरूरतों को जब सामने रख रहा है, तो पहली बार भारत ने अपनी विदेश नीति में अपनी जरूरतों को ही विदेश नीति के आश्रय जब रखना शुरू किया है, तो दुनिया भर में एक बेचैनी है। लेकिन भारत की बदलती हुई विदेश नीति ने भारत के उस प्रभाव को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां इस बात का जिक्र इससे पहले लगातार होता था कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है, भारत हार्ड स्टेट है। नरेंद्र मोदी इस मैसेज को विश्व मंच के जरिए देना चाहते हैं। अगला सवाल, जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, उसमें सबसे पहली गुहार किसी ने युद्ध बंद करने की लगाई तो वो भारत ने ही लगाई और उस चीज को समझते हुए लगाई कि एक तरफ अमेरिका है, रशिया है और चीन है। उसके बाद यूरोप के प्रतिबंध, यूरोप और अमेरिका के प्रतिबंध के बाद जब 2022 को तेल और गैस को लेकर भी यूरोप प्रतिबंध लगा देगा, जब ये मानकर चला जा रहा है, तो अगला सवाल पहली बार भारत के सामने है, क्या भारत ही वो रास्ता बनाएगा जो दुनिया के बाजार में सस्ते में रूस का तेल बेचेगा? और तीसरा सवाल ये है, क्या वाकई रूबल की महत्ता उस नए बिजनेस काल में पेट्रो डॉलर को खारिज कर पाएगी? और जिस तरीके से करेंसी वार भी शुरू हुआ है, उसमें रशिया अपने रूबल की मजबूती को न सिर्फ देख रहा है बल्कि लगातार वो बनाते हुए चल भी रहा है। हमने एक जिक्र किया आपसे एम्यूनल मैक्रोन का। ये एक बड़ी शानदार परिस्थिति है क्योंकि वो चुनाव जीत कर पहुंचे हैं फ्रांस में, और उन्होंने जब ये कहा कि रूस को अपमानित ना किया जाए ताकि कूटनीतिक तौर पर इस मामले को में हल करने की संभावना बनी रहे, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस पर आपत्ति जताई। नाटो ने भी खामोशी बरती क्योंकि नाटो के साथ खड़ा है फ्रांस, लेकिन वो समझ रहा है कि भारत जिस रास्ते निकल पड़ा है, अगर उस रास्ते यूरोप के चंद देश भी निकल पड़े तो नाटो भी ढह कर गिर जाएगा। अमेरिका इसमें सहनशीलता बरत रहा है। तो ऐसे में एक आखिरी सवाल, जो भारत की विदेश नीति जो व्यापार के साथ जुड़ती है, उसके मद्देनजर मई के महीने में यानी पिछले महीने में भारत का एक्सपोर्ट लगभग 15.5% बढ़ गया, यानी वो पहुंच गया लगभग $37 बिलियन तक। लेकिन भारत का इंपोर्ट जो है वो 56% बढ़ गया है। दुनिया के बाजार से भारत को माल मंगाना पड़ रहा है, यानी $60 बिलियन बढ़ गया है। तो एक्सपोर्ट बढ़ा $37 बिलियन, इंपोर्ट बढ़ा $60 बिलियन, यानी $23 बिलियन के तकरीबन भारत का नुकसान अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर का हो रहा है। तो भारत इन परिस्थितियों के मद्देनजर क्या आने वाले वक्त में विश्व के सामने दुनिया के
1/5 जनसंख्या को लिए हुए, 6-7वें नंबर की इकोनॉमी को संभाले हुए क्या विश्व मंच पर सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्या? ये सवाल इसलिए कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के चारों तरफ जो आर्थिक स्थितियां हैं वह चीन के साथ संबंधों को बनाते हुए हर की स्थिति नाजुक हो गई है। श्रीलंका ढहढहा कर गिर रहा है। वन रूट वन बेल्ट के मद्देनजर जो लोन बांग्लादेश को मिला, बांग्लादेश भी उस संकट से गुजरने लगा है। पाकिस्तान क्राइसिस में आ चुका है। नेपाल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मालदीव भी बड़ी तादाद में लोन लिए हुए है। लेकिन ध्यान दीजिए, भारत ने श्रीलंका को मदद की और भारत बांग्लादेश को भी मदद करेगा। और भारत इस पूरे हिस्से में जब आप आएंगे तो भारत एक ऐसे ताकतवर देश के तौर पर क्या अपने आप को उभार पाएगा या उभारने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय अंतर्विरोध और परिस्थितियां भारत को मदद करेंगी। जैसे चीन ने भारत को गेहूं के मसले पर मदद की, सामरिक दृष्टि से रशिया ने मदद की, व्यापार की दृष्टि से अमेरिका को मदद करनी पड़ी और यूरोप को गुहार लगानी पड़ी कि आप हमारे साथ खड़े हो जाइए, अन्यथा ये कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, जिसको खुले तौर पर भारत ने खारिज कर दिया। यह स्थिति दुनिया के मानचित्र में किसी दुनिया के दूसरे देश की नहीं है, इतनी महत्वपूर्ण स्थिति जो भारत की है। तो नेहरू से लेकर यकीनन मोदी तक, और इंदिरा और अटल बिहारी वाजपेयी और पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के कालखंड में भारत की विदेश नीति को लेकर जिन भी विदेश मंत्रियों ने इससे पहले दुनिया के मंच पर जो कुछ कहा, मौजूदा वक्त में एस जयशंकर ने शायद उससे कई कदम आगे परिस्थितियों को लाकर खड़ा कर दिया है। और यह परिस्थिति विश्व मंच पर भारत को एक ताकतवर देश के तौर पर खड़ा कर रही है। सवाल सिर्फ एक ही है, भारत की अर्थव्यवस्था ढहढहा रही है। इस अर्थव्यवस्था को अगर संभाल लिया जाए तो, लेकिन अंतर्विरोध फिर वही है। इस अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जिनकी जरूरतें हैं, अगर उन्होंने एक दिशा में कदम बढ़ा दिया जो भारत से विपक्ष में चला गया, तो क्या भारत मौजूदा वक्त में आग से खेल रहा है या फिर भारत खुद आग बनकर दुनिया के सामने विश्व ताकत के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है? बड़ा सवाल यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।